हाँ जी, तो कल हमने राजस्थान का प्राचीन इतिहास शुरू किया था। हम पाषाण काल की कुछ साइट्स के बारे में पढ़ रहे थे। हमने कहा था कि सबसे पहले सीए हैकेट नाम का बंदा था जो जयपुर और इंद्रगढ़ से हस्त कुठार या हैंडेक्स का पता लगाता है। उसके बाद ऐसी कुछ चीजें सिटन कौर ने आपके झालावाड़ से प्राप्त की और बी ओलचिन ने जालोर से ऐसी कुछ चीजें प्राप्त की थी। पाषाण काल की एक बड़ी साइट जो अपने को मिली वो बागोर भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे स्थित है, जहां पर वीएन मिश्र उत्खनन करते हैं, कृषि और पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त करते हैं, छेद वाली सुई प्राप्त करते हैं, वहां से माइक्रोलिथ प्राप्त करते हैं, लघु पाषाण उपकरण जिन्हें हम कहते हैं। बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा नाम की ऐसी एक और साइट प्राप्त होती है, वहां पर भी वीएन मिश्र उत्खनन करते हैं, वही पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त करते हैं, लेकिन साथ में हमें यहाँ से अग्निकुंड भी प्राप्त होते हैं। उसके बाद हम कह रहे थे कि जायल डीडवान और बूढ़ा पुष्कर में भी हमें पाषाण काल की कुछ ऐसी गतिविधियां दिखाई देती है। हालांकि राजस्थान में सबसे पहले मानवीय हलचल यदि कहीं पर देखी गई थी तो बनास और उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र में देखी गई थी। नाथद्वार और कांकरोली में आज भी वैसे पेबुल हमें दिखाई दे जाते हैं जो नदियों के बहाव के साथ में लगातार आया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल राजस्थान में दिखाई देता है कालीबंगा, जो कि हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़िया। हम कहते हैं हमें यहाँ से 5 स्तरों का उत्खनन मिला, जिसमें प्राक हड़प्पा और हड़प्पा दोनों का अवशेष प्राप्त होते हैं। जहाँ प्री हड़प्पियन का पहला और दूसरा स्तर प्राप्त होता है, वहीं तीसरा, चौथा और 5वां स्तर हमें हड़प्पा सभ्यता के प्राप्त होते हैं। प्राक हड़प्पा के उस साइट वाली जगह से हमें दक्षिणी पूर्वी दिशा से एक खेत प्राप्त हुआ है, जिसमें हमें जुते हुआ खेत हल चलाया हुआ है, लकड़ी का हल होता होगा, संभवतः एक साथ 2 फसलें प्राप्त करते होंगे। ऐसा कहा जाता है कि फसलें संभवतः गेहूं और जो रही होगी। जो हड़प्पाकालीन स्थल है वो बाकी हड़प्पाकालीन स्थलों की तरह 2 भागों में बंटा हुआ है, जिसका पश्चिमी भाग थोड़ा ऊंचा जिसे सिडेटल या गढ़ी कहा जाता था, और जो पूर्वी भाग है वो थोड़ा सा नीचा बना हुआ है और जिसे डाउनटाउन कहा जाता था, निचला नगर कहा जाता था। निचले नगर की जो प्राचीर है, जो परकोटा है, जो रैम्पार्ट है, उसके जस्ट पास में एक मकान बना हुआ घुसते ही, जो संभवतः गेटकीपर का मकान रहा होगा वहां पर। और सड़कें जो थी वो समकोण पर काटती थी। जो मुख्य सड़कें थी वो 7.2 मीटर चौड़ी थी, जो अंदर जाने वाली सड़कें थी वो 3.6 मीटर चौड़ी थी, और गलियों के अंदर जाने वाली सड़कें 1.8 मीटर चौड़ी थी। मुख्य सड़क की तरफ किसी भी घर का दरवाजा नहीं खुलता है, और जो मुख्य सड़क है उसके दोनों तरफ चबूतरे बने हुए, संभवतः लोग वहां पर दुकान लगाते होंगे, दुकान के अंदर रहते होंगे। हमें खूब सारे यहाँ से वो कब्रिस्तान में शव वगैरह मिलते हैं। एक मम्मी मैंने आपको दिखाई थी, कितना लंबा चौड़ा नील गड्ढा टाइप का आदमी यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है। एक बच्चे की खोपड़ी मिली है, जिस बच्चे की खोपड़ी में 6 छेद किए हुए, शायद वो शल्य चिकित्सा या जिसको हम ऑपरेशन टाइप का कहते हैं वैसा कुछ करना वो लोग सीख गए होंगे, उसके बारे में जानते होंगे। दशरथ शर्मा कहते हैं हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी हुआ करती थी, पर ये गरीब बस्ती थी। यहाँ पे कच्ची ईंटों के मकान बने हुए हैं, और जो पर ईंटें जो है वो अलंकृत प्राप्त होते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि उन्होंने नालियां बनाई तो पक्की ईंटों की नालियां बनाई, लेकिन घर से जो बाहर जो नाली निकल रही है, घर का जो गंदा पानी निकालने वाली नाली है, वो जो कहीं ना कहीं है वो आपके उससे बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है। यहाँ से हमें बेलनाकार मुहरें प्राप्त होती है, और हम कह रहे थे कि संभवतः यहाँ पर भूकंप आया होगा, इस वजह से ये सभ्यता नष्ट हो गई होगी, क्योंकि कई जगह पर हमें दरारें दिखाई देती है। 1984-85 के आसपास में भारत सरकार ने यहाँ पर एक म्यूजियम स्थापित कर दिया था। अमलानंद घोष जिन्होंने इसकी खोज की थी, और कालांतर में बीबी लाल और बीके थापर ने 1961 से 69 तक इसका उत्खनन किया था। अमलानंद घोष जो कि 1952 में इसकी खोज करते हैं, वो इसके बारे में ऐसा कहते हैं कि संभवतः ये सभ्यता पहले बीकानेर के आसपास में रही होगी, और इसका नाम वो सोती सभ्यता देते हैं। वो इसे पूरी हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्थल बताते हैं, और इसे कालीबंगा प्रथम भी बताते हैं। वो कहते हैं सावनी और पुगल इसके 2 मुख्य केंद्र हुआ करते थे। आज वहीं से हम आगे शुरू करते हैं। एक और सभ्यता कालीबंगा से थोड़ा सा बाद की, हड़प्पा से थोड़ा सा बाद की, आप लेटर हड़प्पा कह सकते हैं उसको, पोस्ट हड़प्पा कह सकते हैं उसको। एक सभ्यता हमें प्राप्त होती है आहड़। आहड़ सभ्यता प्राप्त होती है कहां पे, तो आप कहोगे साहब उदयपुर में। मैंने बताया नदियों के किनारे होती थी, तो आयड़ नदी है, या ज्योग्राफी वाले सर और बताएंगे कि उसी नदी का नाम बेड़च है। तो आयड़ का दो या बेड़च का दो, वो जो आयड़ या बेड़च नदी है उसके किनारे आपको ये सभ्यता दिखाई देती है। प्राचीन काल में जो प्राचीन अभिलेख मिले हैं हमें, या जो जैनों के ग्रंथ मिले हैं, उसके अंदर इसका नाम मिलता है हमें अघाटपुर। किसका नाम अघाटपुर हुआ करता था प्राचीन अभिलेखों में और जैन ग्रंथों में। शक्ति कुमार का एक तो आठपुर अभिलेख मैंने भी आपको बताया था, अघाटपुर भी कहते थे, आठपुर भी कहते थे। जिसमें मैंने बताया था कि अल्लट ने हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था, और हरिया देवी ने हर्षपुर नामक एक गांव बसाया था, तो उसी हम आठपुर आघाटपुर की बात कर रहे थे। स्थानीय भाषा में लोग इसको धूलकोट कहते हैं। तामर पाषाणिक सभ्यता है, चैल्कोलिथिक सिविलाइजेशन थी। तांबा खूब सारा मिला है हमें यहां से, इसलिए इसका नाम ताम्रवती नगरी है, कॉपर सिटी थी। और वास्तव में तो हमें तांबा गलाने की भट्टियां मिली है यहां से। कॉपर मेल्ट करने की खूब सारी भट्टियां प्राप्त होती है। 2-3 बातें मैंने बताई कि उदयपुर में आयड़ या बेड़च नदी के किनारे स्थित है।
प्राचीन काल में इसे अघाटपुर या आठपुर कहा जाता था। स्थानीय भाषा में लोग इसे धूलकोट कहते हैं। तांबा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है, इसलिए इसको ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज करने वाले थे आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। उन्होंने बताया था कि साहब इस टीले के नीचे कुछ ना कुछ देखो, आपको मिलेगा। बाद में जो एक्सकेवेशन करने वाले थे, जिन्होंने इसका उत्खनन किया था, वो लोग सबसे पहले उत्खनन करने के लिए आए थे यहां पे अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास ने सबसे पहले उत्खनन किया था। फिर यहां पे उत्खनन इन्होंने, आरसी अग्रवाल सर ने खुद ने किया था। वीएन मिश्र जो हम कल पढ़ रहे थे, पुणे यूनिवर्सिटी वाले, वो भी यहां पर उत्खनन करके गए थे। और लास्ट में एक गुजराती बंधु आए थे, हसमुख धीरज सांकलिया या एचडी सांकलिया, उन्होंने ये भी यहां पर उत्खनन किया था। दोनों तीनों बातें याद रखेगी। इसको डिस्कवर्ड बाय रतन चंद्र अग्रवाल एंड एक्सकेवेटेड बाय अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, वीरेंद्रनाथ मिश्र और हसमुख धीरज सांकलिया जो थे, उन्होंने इसका उत्खनन किया था। वापस देख लेना, नॉर्मल जानकारी। आहड़ उदयपुर जिले में आइड या बेड़च नदी के किनारे स्थित है, जिसे प्राचीन अभिलेख और जैन ग्रंथों में अघाटपुर या आठपुर कहा गया है। स्थानीय भाषा में लोग इसे धूलकोट कहते हैं और तांबा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई, इसलिए इसे ताम्रवती नगरी कहा जाता था। इसकी खोज रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी और इसका उत्खनन अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, वीरेंद्रनाथ मिश्र और आपके हसमुख धीरज सांकलिया द्वारा किया गया था। क्या मिलता है अपने को, क्या नहीं मिलता, हम उसके बारे में जाने। इससे तो आगे नहीं जा रहा। क्या मिला हमें, आहड़ से क्या प्राप्त होता है? सबसे बड़ी चीजें तो यहां से जो मिले हमें को, मृद भांड मिलते हैं, अर्दनवेयर्स, मृद भांड। मृद मतलब मिट्टी, भांड मतलब बर्तन, मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन, मटके टाइप के आप कह लो, वो प्राप्त होते हैं हमें यहां से। मृद भांडों की संस्कृति है वास्तव में लाल या काले रंग के, लाल और काले रंग के मृद भांड प्राप्त होते हैं। इनको यहां पर लोग बोलते थे गोरे, या इनको बोलते थे कोट। आपको कोई कहेगा कि हमें आहड़ से लाल व काले अर्दनवेयर्स प्राप्त होते हैं, रेड एंड ब्लैक अर्दनवेयर्स या मृद भांड प्राप्त होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता था लोकल लैंग्वेज में, वहां के जो लोग थे उनको क्या कहा करते थे? इनको गोरे कहा करते थे और इनको कोट कहा करते थे। एक जगह से हमें 6 चूल्हे मिले हैं। एक घर है जहां से हमें 6 चूल्हे प्राप्त होते हैं। तो उनका इतने चूल्हे कैसे? तो किसी ने कहा ज्वाइंट फैमिली रही होगी, संयुक्त परिवार रहा होगा। किसी ने कहा यह भी तो हो सकता है कोई लंगर चलता हो, यहां सामूहिक भोजन की व्यवस्था होती होगी, एक दिन तो सब यहां पर साथ में बैठ के खाएंगे, कलेक्टिव फीस्ट टाइप का कुछ होता हो। हालांकि हम जब भी मैं पढ़ाता हूं, मैं हमेशा बताता हूं कि यहाँ से 6 चूल्हे प्राप्त होते हैं, जो जॉइंट फैमिली या कलेक्टिव फीस्ट की तरफ इशारा करता है, या सामूहिक भोजन व्यवस्था और संयुक्त परिवार की तरफ इशारा करता है। पर मेरे कभी चीज गले नहीं उतरती कि मैं अक्सर गांव के अंदर देखता हूं कि संयुक्त परिवार में चूल्हा तो एक ही होता है, लोग ज्यादा होते हैं। और परिवार के टूटने को गांव में तो बोलते हैं कि थारो चूल्हो न्यारो कर लो, चूल्हा अलग हो गया तब तो संयुक्त परिवार बचा ही नहीं, परिवार अलग हो गया। पर पता नहीं इतिहासकारों ने किस आधार पर इसका निर्धारण किया होगा, उन्होंने कहा होगा कि नहीं 6 चूल्हे मिले हैं तो ये संयुक्त परिवार है अपने आप में। कई बार मुझे लगता है कि यार इतिहासकार एलिट क्लास के लोग थे ज्यादातर, उनको पता ही नहीं था कि जो ज्वाइंट फैमिली होती है वो कैसे रहती है। वो लोग खुद ही न्यूक्लियर फैमिली के रहे होंगे, इसलिए जैसे जो को तुक्के मार सकता था उन्होंने अपने हिसाब से तुक्के मार लिए होंगे। तो संयुक्त परिवार और सामूहिक भोजन व्यवस्था की चीजें मिलती। एक यूनानी सिक्का मिला, ग्रीक कॉइन मिला है। यूनानी सिक्का मिला जिस पर अपोलो का चित्र बना हुआ है। अपोलो उनके भगवान सूर्य को कहते हैं, अपने जो सूर्य भगवान है उसको वो लोग अपोलो कहते हैं। तो ग्रीक कॉइन मिला जिसपे अपोलो का चित्र बना हुआ। इससे पता चलता है कि आहड़ के लोगों का संबंध कहीं ना कहीं उनसे रहा होगा, यूनान के लोगों से रहा होगा, व्यापार करते होंगे, व्यापार के सिलसिले में इधर से उधर आते होंगे। वैसे भी आहड़ व्यापार का एक मुख्य केंद्र हुआ करता था। तो यूनान में या तो लोग यहां से कोई गया होगा, वहां से कोई आया होगा, इसी वजह से उनका कोई नाप है। यदि आप में से किसी ने हॉलीवुड की ट्रॉय मूवी देखी है तो ट्रॉय मूवी में एक डायलॉग भी है जिसके अंदर वो आक्रमणकारी अपोलो की मूर्ति तोड़ता रोकता, ये लो तुम्हारे सूरज के देवता अपोलो। तो अपने जिसको सूर्य भगवान कहते थे उनको अपोलो कह दिया करते थे। यूनानी सिक्का मिला, ग्रीक कॉइन मिला, इस पे अपोलो का चित्र बना। एक वाटर पोर्ट मिला है बिना हत्थे का, हत्थे नहीं है उसके, बिना हत्थे का जल पात्र प्राप्त होता है।
बिना हत्थे का जलपात्र प्राप्त। ऐसे जलपात्र हमें ईरान से मिले हैं। इसका मतलब इन लोगों का पर्शियन सिविलाइजेशन, ईरानी सभ्यता से भी संपर्क रहा होगा। वापस इस बात पर आइए आप कि व्यापार का मुख्य केंद्र था, इसलिए हमें यहाँ पर ग्रीक कॉइन मिलता है, हमें यहाँ से पर्शियन वाटर पोर्ट मिलता है जिसके हत्थे नहीं है साइड में, बड़ा सा एक जलपत्र बना हुआ है, साइड में हत्थे नहीं है, बड़ा है तो हत्थे होने चाहिए पकड़ने के लिए, पर कहते हैं कि ऐसे वाटर पोर्ट जो थे वो ईरान के अंदर बना करते थे। तो शायद ये लोग व्यापार करते होंगे, वहां कोई चीज बेच के आए होंगे, तो उन्होंने कहा होगा लो बदले में ये ले, जो बार्टर सिस्टम होता था, वस्तु विनिमय हुआ करती थी, तो उन्होंने ये दे दिया होगा। तो अपने आप में ये बाट मिलते हैं अपने को यहां से। ये तीनों चीजें, यूनानी सिक्का, बिना हत्थे का जल पात्र और बाट, ये इशारा करते हैं कि व्यापार वाणिज्य का मुख्य केंद्र था। और व्यापार वाणिज्य वाले जो लोग हैं उन्होंने इस आहड़ की स्थापना की होगी, उन्होंने आहड़ को बसाया होगा, वो मुख्य रहे होंगे। हमें यहां से एक बेल की मरण मूर्ति प्राप्त होती है, बुल टेराकोटा। बेल की मरण मूर्ति प्राप्त होती है, बुल टेराकोटा एक प्राप्त होती है। मरण मूर्ति मतलब मिट्टी की बनी हुई मूर्ति है। ऐसी मूर्तियां हमें बनास नदी के आसपास के जो भी जगह वहां पर मिली है, इसलिए इनके नाम ही है बनास का बेल या बनासियन बुल। हमें यहां से खूब सारे पत्थर प्राप्त होते हैं, इसका मतलब ये पत्थर वाले जो उपकरण बनाने का मुख्य केंद्र था। पाषाण स्टोन के जो उपकरण बनते थे उनका ये मुख्य केंद्र रहा होगा। अपने को यहां से एक सिलबट्टा मिला है, सिलबट्टा समझते हो, रगड़ने वाला जो आपके सिलबट्टा होता है, यहां से अपने को एक सिलबट्टा भी प्राप्त होता है, मिर्च विर्च रगड़ने के लिए घर में काम आता है, तो वो लोग ये भी रखा करते थे। जो लाश मिली है उस लाश के साथ में गहने हैं। इसका दो मतलब है, एक तो मतलब ये है कि जो बंदा मरा है और रसिया टाइप का आदमी है, गहने वहने पहन के रखता है। दूसरा मतलब ये है कि उसको कहा गया कि अगले जन्म में भी तेरे गहने काम आएंगे। इसका मतलब आहड़ के लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, इसलिए शवों के साथ में गहने और आभूषण भी दफना दिया करते थे। तो पुनर्जन्म की छोरी में इन लोगों का विश्वास था, जो आज भी हिंदू धर्म का मुख्य आइडियोलॉजी मानी जाती है कि भाई पुनर्जन्म के अंदर तो विश्वास रखते हैं। तो वो जो चीजें हैं वो यहां पर भी मिलती है। वो छापे लगाने के ठप्पे प्राप्त होते हैं अपने को यहां से। इससे पता चलता है कि यहाँ पे रंगाई छपाई का उद्योग रहा होगा। व्यापार वाणिज्य का केंद्र है तो खूब सारी ऐसी उद्योग की चीजें तो रही होगी कि छापे छापे मिले, ठप्पे अलग अलग मिले, जिनको यूं लगा लगा के आप रंग करो, रंग करने के बाद ठप्पे लगा दो तो अलग अलग प्रकार के अलंकरण वगैरह बन जाते, फूल पत्तियां बनाने, कोई त्रिभुज वर्ग वृत्त ये बनाने, तो ये सब चीजें मिलती है। ये आहड़ की खूब सारी बातें हैं। क्या क्या मिला है अपने को, क्या क्या नहीं मिला है, इन सब चीजों का अपने ध्यान रखना। आप काम कर रहे हैं, चलो मैं वापस यदि बताऊं आपको तो आहड़ जो है वो अपने को उदयपुर में आइड या बेड़च नदी के किनारे स्थित है। प्राचीन काल में इसको आघाटपुर या आठपुर कहा जाता था, स्थानीय भाषा में धूलकोट कहते हैं। तांबे गलाने की भट्टियों की वजह से इसको ताम्रवती नगरी कहा जाता है। रतन चंद्र अग्रवाल ने इसका खोज की थी। बाद में अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, वीरेंद्रनाथ मिश्र और हंसमुख धीरज सांकलिया ने इसका उत्खनन किया था। यहाँ से हमें खूब सारे मृत भांड मिले हैं जो काले और लाल रंग के हैं, जिनको गोरे और कोट कहा जाता था। एक ही जगह से हमें 6 चूल्हे प्राप्त होते हैं, जिससे पता चलता है कि या तो जॉइंट फैमिली होगी या यहाँ पे सामूहिक भोजन व्यवस्था रही होगी। यहाँ से हमें यूनानी सिक्का मिला है जिस पर अपोलो का चित्र बना हुआ है। बिना हैंडल का वाटर पोर्ट मिला है, वैसे वाटर पोर्ट हमें पर्शियन सिविलाइजेशन में मिलते थे। हमें यहाँ से बाट मिलते हैं। ये सब चीजें बताती है कि यह एक व्यापार वाणिज्य का मुख्य केंद्र रहा होगा। हमें यहाँ से बैल की एक मिट्टी की मूर्ति टेराकोटा मिली है, जो बनास नदी के आसपास के लगभग सभी क्षेत्रों में मिली है, इसलिए हम कहते हैं वो बनास का बेल है अपने आप में। हमें यहाँ से पत्थर खूब सारे मिले, इसका मतलब ये पत्थर के उपकरण बनाने का भी मुख्य केंद्र रहा होगा। हमें यहाँ से एक सिलबट्टा मिला है, जो लाश मिली है उसके साथ गहने, इसका मतलब ये लोग कहीं ना कहीं पुनर्जन्म में विश्वास रखते होंगे। हमें यहाँ से ठप्पे, छापे लगाने के ठप्पे प्राप्त होते हैं, इससे पता चलता है कि रंगाई छपाई उद्योग का भी मुख्य केंद्र रहा होगा। खूब सारी बात। इस सभ्यता के कई केंद्र और है। आहड़ के दिन अन्य केंद्र बताऊं आपको तो 2-3 केंद्र बताना चाहूंगा मैं आपको। एक गिलुंड, एक बालाथल, एक ओझियाना। तीन सेंटर अपने को और दिखाई देते हैं, गिलुंड, बालाथल और ओझियाना। गिलुंड राजसमंद में पड़ता है। बनास नदी के किनारे 2 टीलों का उत्खनन किया गया था, जिनको लोकल भाषा में लोग मोडिया मगरी बोलते हैं।
उस मोडिया मगरी का उत्खनन किया गया था, वहां से गिलुंड की सभ्यता अपने को पता चलती है। मैं ये दो आगे बता दूंगा, मैं पहले इसके बारे में थोड़ी समझा दूंगा ना आपको। उत्खनन करने के लिए 2-3 लोग, एक तो वही आपके ब्रजवासी लाल, बीबी लाल जो कल हम पढ़ रहे थे कालीबंगा वाले, एक वीआर सिंधे, वीएन मिश्र नहीं है, अलग अलग आदमी, वीआर सिंधे अलग बंदे, एक विदेशी थे ग्रेगरी पोसल। ये कुछ लोग इसका यहां पर उत्खनन करते हैं। गिलुंड और आहड़ में एक बड़ी जोरदार सी चीज दिखाई देती है। आहड़ में कच्ची ईंटों के मकान दिखाई देते हैं हमें, जो कि आपके सूर्य की रोशनी के अंदर पकाए गए होंगे, सूर्य के प्रकाश में पकाए गए होंगे, जबकि गिलुंड में हमें पक्की ईंटों का प्रयोग दिखाई देता है। पक्की ईंटों का प्रयोग देता है, जबकि आहड़ में नहीं है, ये ध्यान रहे। आहड़ के अंदर नहीं है, लेकिन हमें यहां से ये पक्की ईंटों के वो प्रयोग दिखाई देता है। यहां पर हमें पत्थर की गोलियां, बॉल रिंग्स, कांच की गोलियां होती है, वैसे पत्थर की गोलियां मिलती है। मिट्टी के खिलौने, टावरों के जो खिलौने होते हैं, हाथी घोड़े बने हुए, और सबसे जोरदार चीज तो हाथी दांत की चूड़ियां। आज भी महिलाओं के लिए मुख्य सजावट का साधन है हाथी दांत की चूड़ियां। ऐसी कैसी हाथी दांत की चूड़ियां हमें गिलुंड से भी प्राप्त होती है। गिलुंड में हाथी दांत की चूड़ियां मिलती है। तो याद रखना भाई गिलुंड के बारे में। राजसमंद जिले में बनास नदी के किनारे 2 टीलों का उत्खनन किया गया, जिसे स्थानीय भाषा में लोग मोडिया मगरी कहते थे। उत्खनन करने वाले ब्रजवासी लाल, बीआर सिंधी और ग्रेगरी पोसल थे। आहड़ में जहां हमें कच्ची ईंटों का प्रयोग दिखाई देता है, वहीं पर यहां पर हमें पक्की ईंटों का प्रयोग दिखाई देता है। पत्थर की गोलियां मिलती है हमें यहाँ पे, मिट्टी के खिलौने मिलते हैं और हाथी दांत की चूड़ियां प्राप्त होती है। ये गिलुंड के बारे में। गिलुंड आहड़ सभ्यता का एक मुख्य केंद्र रहा है। और आहड़ सभ्यता का मुख्य केंद्र, एक मैंने अभी बताया आपको, बालाथल उदयपुर में स्थित एक जगह है। वीएन मिश्र उत्खनन करके गए, वही वीरेंद्रनाथ मिश्र। यहां से तो यार बड़ी जोरदार चीजें मिली। 11 कमरों का एक भवन मिलता है। यह तो पक्का ही संयुक्त परिवार रहा होगा कि 11 कमरों का एक भवन बना हुआ है। यहां पे नलकूप के अवशेष मिलते, 5 प्रकार के मृद भांड, अलग अलग प्रकार के, और पॉलिशदार मिलते हैं, सादे मिलते हैं, काले मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के मृद भांड और मिलते हैं। 5 प्रकार के मृद भांड प्राप्त होते हैं। इन लोगों का ऐसा कहा जाता है कि हड़प्पा वालों से कांटेक्ट था, हड़प्पा सभ्यता से संपर्क था इनका। कैसे पता चला? तो कहा यार, एक तो जो मृद भांड मिले हैं ये वैसे ही हैं, एक तांबे के औजार प्राप्त होते हैं, ये वैसे के वैसे हैं जैसे हड़प्पा के अंदर थे, और जो मकान वगैरह भी बने हुए ना, उनमें भी कहीं ना कहीं हमें दिखाई देती है चीज कि ये लोग यार हड़प्पा वालों के थोड़े नजदीक रहे होंगे, हड़प्पा वालों के पास में रहे होंगे। तो ये इन चीजों का इनसे पता चलता है। और यहां पर हाथ से बना हुआ कपड़ा, हाथ से बुना हुआ, सॉरी, हाथ से बुना हुआ कपड़ा मिला है। तो मुख्य मुख्य थोड़ी चीज याद रखना कि बालाथल एक आहड़ सभ्यता का एक और मुख्य केंद्र है जो उदयपुर में स्थित है। वीरेंद्रनाथ मिश्र ने उत्खनन किया था। 11 कमरों का एक विशाल भवन मिलता है। नलकूप के संकेत प्राप्त होते हैं। 5 प्रकार के मृद भांड मिलते हैं। संभवतः इन लोगों का संपर्क जो है वो हड़प्पा सभ्यता से रहा होगा, क्योंकि इनके मृद भांड, इनके तांबे के औजार और इनके भवन निर्माण पर उस हड़प्पा सभ्यता की झलक दिखाई देती है। हाथ से बुना हुआ कपड़ा प्राप्त होता है यहाँ पर। तो एक सेंटर और ले लो, ओजियाना। ये भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा के अंदर है। और यहां पर उत्खनन करने वाले 2 बंदे, एक तो बीआर मीणा और एक आलोक त्रिपाठी।
बी.आर. मीणा और आलोक त्रिपाठी दो बंदे थे जिन्होंने यहाँ पर उत्खनन किया था। तो ये और याद रख लेना थोड़ा सा कि ओजियाना भीलवाड़ा में है जहाँ बी.आर. मीणा और आलोक त्रिपाठी। यहाँ तो ज्यादा कोई बातें नहीं, गाय और बैल की मरण मूर्तियां प्राप्त होती है। वही मैंने कहा कि ये बनास के आसपास वाले सब क्षेत्रों में प्राप्त हुई है। टेराकोटा मरण मूर्तियां वो प्राप्त होती है। और बनास के आसपास जब इतनी मरण मूर्तियां मिलती है तो मुझे इस बात पर कतई ऐतराज नहीं होता कि आज भी राजसमंद जिले में नाथद्वारा के पास में गांव मोलेला जो कि टेराकोटा के लिए सबसे अधिक फेमस है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पुराने टाइम में यहाँ के लोग टेराकोटा बनाने में सिरहस्त हुआ करते थे, टेराकोटा बनाने में प्रवीण एक्सपर्ट निपुण थे, इसलिए आज भी यहाँ के लोग ये चीजें बखूबी कर लेते हैं। तो ये इस सभ्यता के, आहड़ सभ्यता के 3 बड़े केंद्र मिलते हैं, 3 मुख्य केंद्र मिलते हैं। आहड़ एक तो खुद तो है ही अपने आप में, उसके बाद में गिलुंड है, उसके बाद में बालाथल है, उसके बाद में उज्जैन है। तो ये 3 चीजें याद रख लेना। अब इसके बाद मैंने कल जब आपको समझाया था तो मैंने कहा था पहले पाषाण काल है, पाषाण काल के बाद में आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से थोड़ी सी बात की आहड़ सभ्यता है, तो मैंने आपको साथ में यही पढ़ा दी, इसमें क्या क्या चीजें थी वो भी यहाँ पर आपको